गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या लिखी थी आखिरी बात हमने? ऊष्मा बजट। आइए पहले ऊष्मा बजट से पहले कुछ एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आइडिया रहे रिवीजन कैसा चल रहा है और कितनी चीजें याद हैं। एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मेनी टाइप ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ मेनली फाउंड। सीधे आंसर बताते चलेंगे। वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं। आंसर आना चाहिए। बी किसका? पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और आइनोस्फेयर। वायुमंडल की 4 परतें हैं। ऊंचाई के अनुसार इन परतों का सही क्रम। ऑप्शन 4 3 2 1। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर इज कंसीडर आइडियल फॉर जेट प्लेन टू फ्लाई बिकॉज, क्योंकि इस परत में किसी भी प्रकार की कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती। ओजोन परत का कार्य क्या है? ये धरातल को, ये है भूतल को, ये है को। क्या आंसर आएगा? ओजोन परत दर्शाती हैं। ओजोन लेयर क्या दर्शाती हैं? मतलब कहां पर एग्जिस्ट करती है? पृथ्वी की सतह से। देखो, ये तो ऑप्शन है नहीं, ये भी नहीं है। पृथ्वी की सतह से 10 से 20 किलोमीटर नीचे की नहीं, पृथ्वी की सतह से, वैसे ये 15 से 20 भी नहीं होना चाहिए, 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर। फिर उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? नॉर्थ पोलर लाइट या ओरोला बोरियोलिस? आंसर आएगा। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली टेलीकम्युनिकेशन के लिए? आयन। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तर और उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी घटनाएं, समताप मंडल, ओजोन परत, आयन मंडल, पृथ्वी के सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे और मध्य मंडल ध्रुव ज्योति। केवल मध्य मंडल गलत है, क्योंकि मध्य मंडल में वास्तविक रूप में बादल मिलते हैं, नॉक्टिलुसेंट क्लाउड, या फिर आंख पकड़ लेते हैं उल्का पिंड। ये जो ओरोला बोरियोलिस और ऑस्ट्रेलिस वाली बात है, ये भी आयन मंडल की आती है, इसलिए आंसर आना चाहिए था। आइए हम अपने वापिस तापीय बजट पर आते हैं, हीट बजट पर आते हैं। एक बार पहले कल वाली बातों को रिवाइज कर दे रहे हैं। पृथ्वी पर जितनी ऊष्मा आती है उतनी चली जाती है, इसी को हम नाम देते हैं ऊष्मा बजट। लेकिन अभी हमने उसमें लिखा कुछ भी नहीं है।
हमने कहा था कि मान लेते हैं 100 यूनिट अपर एटमॉस्फेयर पर आई है, उनमें से 35 यूनिट बिना किसी एब्जॉर्प्शन के वापिस लौटा दी जाती हैं, जिसे अर्थ का अल्बिडो या एल्बिडो कहते हैं, जिसमें 27 यूनिट, 6 यूनिट और 2 यूनिट ये बादलों के द्वारा, ये स्कैटरिंग मतलब वायुमंडल के द्वारा प्रकीर्णित हो जाती हैं, और 2 आइस कैप के द्वारा। सबसे ज्यादा एल्बिडो इस दुनिया में 65 एब्जॉर्ब लाइट होता है, ये पृथ्वी पर अवशोषित होगा और फिर इवनिंग के समय यह लौटाया जाएगा। इसमें 14 यूनिट एब्जॉर्ब करेगी क्लाउड्स, बादल, और बचे हुए 51 यूनिट कहां पहुंचेंगे, और 51 यूनिट जो धरातल पर पहुंचेंगे, इनमें से 17 यूनिट डायरेक्टली वापिस चले जाएंगे शाम के समय जब सूर्य चला जाएगा अंतरिक्ष में। बचे कितने, ये 34 यूनिट और ये 14 यूनिट रात के समय पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इन 34 यूनिट में 19 यूनिट वाटर के लेटेंट हीट के रूप में रहते हैं। जरा इसका मतलब समझ लीजिए, 19 यूनिट लाइट वाटर को गर्म कर रहा है, उसे वेपोराइज करके ऊपर ले जा रहा है। जिस समय ये वापिस कंडेंस होगा, दैट मीन्स वाटर वेपर वापिस नॉर्मली बदल जाएगा वाटर ड्रॉपलेट में, तो यह हीट रिलीज हो जाएगी। तो ये हीट रिलीज एक दिन में भी हो सकती है, और कभी कभी 5 दिन में भी, और कभी कभी आधे घंटे में भी, कि ऊपर गया और डायरेक्टली कंडेंस हो गया। तो वाटर वेपर गर्म होकर ऊपर पहुंची, उसका कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ। संघनन जब होती है कोई गर्म चीज, तो अपनी हीट को रिलीज कर देती है, तभी जाकर वो मुक्त होगी। वो कितनी यूनिट है, 19 यूनिट। 19 यूनिट के बाद 9 यूनिट कन्वेंशनल करंट, संवहनीय धारा, जो हवाएं गर्म हुई, हवा की बात कर रहे हैं अब, वाटर वेपर की बात नहीं है। एयर जो गर्म होकर ऊपर पहुंचेगी तो ऑब्वियसली वो ठंडी तो होगी ही, और जैसे जैसे वो ठंडी होगी अपनी हीट को रिलीज कर देगी। जैसी हीट रिलीज हो जाएगी हम कहेंगे कि उसने वह 9 यूनिट भी रिलीज कर दी। ये जल्दी हो जाता है। 19, ये जो 17 यूनिट है ये थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वाटर का कंडेंसेशन होगा तो ही यह रिलीज हो पाएगी। कितनी बच गई 34 में से? अब ये जो 6 यूनिट हैं ये रेडिएशन के रूप में, अन्य का मतलब हुआ विकिरण के रूप में, यहां पर CO2 के द्वारा, वाटर वेपर के द्वारा, या मेथेन के द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, और यहीं पर कुछ समय रहेगी, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, और फिर वापस चली जाएगी। मतलब ये जो 34 यूनिट एब्जॉर्ब किए गए थे ये शाम के समय तक लौटाए जाएंगे, जिसमें से 19 यूनिट वाटर वेपर के रूप में ऊपर है। जैसे ही वाटर वेपर कंडेंस होगा रिलीज कर दिया जाएगा। 9 यूनिट गर्म हवा के रूप में ऊपर उठी है, वो गर्म हवा ठंडी होगी तो अपनी हीट को रिलीज कर देगी। जैसे हम लोग गर्मी में गर्म होकर मान लीजिए पंखे के नीचे बैठे तो हमारे से पसीना निकलता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो वैसे ही यह भी ठंडी होगी और अपनी हीट को रिलीज कर देगी। अंतिम रहेगी 6 यूनिट। 6 यूनिट जो हैं वो धरातल से विकिरण के रूप में गैसों के द्वारा या किसी भी अन्य तरीके से रहेगी वायुमंडल में, जैसे पार्टिकुलेट मैटर जो PM 2.5 PM 10 होते हैं ना, ये कण भी इन विकिरण को अपने पास कुछ समय के लिए रखकर रिलीज कर देते हैं। तो ये शाम तक जितना लाइट आया था वह वापिस अंतरिक्ष में पहुंचा दिया गया। और यही कारण है कि हमारी जो पृथ्वी है वह करोड़ों वर्षों से सनलाइट ऑब्टेन करने के बावजूद भी
उसके टेम्परेचर पर कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आता। हमारी पृथ्वी का पहले एवरेज टेम्परेचर कितना था इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, और आज कितना हो गया है? ठीक है, तो यहां तक की बातें हमने शायद कल भी कर ली थी। तो पहले ऊष्मा बजट की परिभाषा लिखते चलना। ऊष्मा बजट से तात्पर्य, हीट बजट मीन्स इट इज द इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर इंसुलेशन। हीट बजट से तात्पर्य सूर्याताप के आगमन और निर्गमन से है। सूर्याताप के आगमन और निर्गमन से है, जिसके कारण पृथ्वी के जिसके कारण पृथ्वी के मौसमीय घटनाओं का निर्माण होता है। हीट बजट मीन्स it is the incoming and outgoing of solar insolation which responsible for all weather events on earth, which is responsible for all weather events on earth, तथा इसी के कारण पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है। And due to this heat budget, temperature of the earth become constant, और इसी के कारण पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है। पैराग्राफ चेंज करके, हीट बजट का, ऊष्मा बजट का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ हीट बजट, ऊष्मा बजट का विवरण। अब हम पूरा ऊष्मा बजट को समझा रहे हैं, तो ये आपको लिखने के लिए आ सकता है 150 वर्ड में, 250 वर्ड में अगर आएगा तो ऑब्वियसली डायग्राम भी देना होगा, एक्सप्लेनेशन भी करना होगा, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंस भी बताना पड़ेगा। लिखना, माना वायुमंडल की ऊपरी परत पर, माना वायुमंडल की ऊपरी परत पर 100 इकाई सूर्य प्रकाश की प्राप्ति होती है। कंसीडर दैट द इंसुलेशन रिसीव एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 100 यूनिट। माना वायुमंडल की ऊपरी परत पर सूर्य प्रकाश की 100 इकाई प्राप्त होती हैं, जिनमें से 35 इकाई बिना किसी अवशोषण के अंतरिक्ष में लौटा दी जाती हैं, जिनमें से 35 इकाई बिना किसी अवशोषण के अंतरिक्ष में लौटा दी जाती हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देखते चलना, मैंने इंग्लिश करवा दिया है। वाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर some amount of energy is reflected, scattered, absorbed, only the remaining part reaches the earth। तो हम इसमें लिखेंगे roughly 35 unit are reflected back to the space even before reaching the earth। तो आप इसको लिखे सेकंड पॉइंट को, इंग्लिश मीडियम वाले। हिंदी वालों ने लिखा है इनमें से 35 यूनिट बिना किसी अवशोषण के लौटा दी जाती। इसे पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एल्बिडो ऑफ अर्थ। इसे पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। हाँ, 35 यूनिट हमारे पृथ्वी का एल्बिडो है, जिसमें 27 यूनिट
जिसमें 27 यूनिट बादलों के द्वारा, 6 यूनिट प्रकीर्णित हो जाती हैं, प्रकीर्णित स्कैटरिंग, 6 यूनिट प्रकीर्णित हो जाती है। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि कहीं पर, जैसे मान लीजिए कि इमेजिन करिएगा मेरे पास एक मिट्टी का बना हुआ गोला था, मिट्टी का, और मैंने उसको दीवार पर फेंका, वो धूल में टूट गया। इसे कहते हैं स्कैटर हो जाना, बिखर जाना, प्रकीर्णित हो जाना। क्या इमेजिनेशन हो पा रहा है? तो जब लाइट किसी पार्टिकल पर टकराए और वहीं पर पूरा बिखर जाए, टूट जाए, तो हम उसे कहेंगे कि वह स्कैटरिंग लाइट है। कितनी यूनिट है वो? 6 यूनिट। एंड तथा 2 यूनिट बर्फ की टोपियों के द्वारा परावर्तित किया जाता है, तथा 2 यूनिट बर्फ की टोपियों के द्वारा परावर्तित किया जाता है। अगर आपको एल्बिडो का मतलब ना समझ में आए तो कहीं डब्बे में लिख देना, एल्बिडो मतलब परावर्तित प्रकाश की मात्रा या ऐसा प्रकाश जिसे अवशोषित, ठीक है, कहीं लिख दिया करो। जैसे अभी तो बिल्कुल सब याद है, 2 महीनों के बाद एल्बिडो ही खोजने लग गए, तो लिख दिया करिए, मेमोरी ज्यादा बेटर रहेगी कहीं पर भी। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना। शेष 65 यूनिट प्रकाश में से, शेष 65 यूनिट प्रकाश में से 14 यूनिट प्रकाश, शेष 65 यूनिट प्रकाश में से 14 यूनिट प्रकाश बादलों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, बादलों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तथा 51 यूनिट प्रकाश पृथ्वी की धरातल पर पहुंचता है, तथा 51 यूनिट प्रकाश पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है। अर्थात केवल आधी प्रकाश की मात्रा ही, अर्थात केवल आधी प्रकाश की मात्रा ही पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है, पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है। जो अलग अलग माध्यम से, जो अलग अलग माध्यम से शाम के समय, अलग अलग माध्यम से शाम के समय अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है। The remaining 65 unit are absorbed 14 unit within the atmosphere by clouds and 51 unit by the earth surface. The earth radiate back 51 units in the form of terrestrial radiation. एक और लाइन थोड़ा हिंदी में लिखना। पृथ्वी के धरातल से लौटाए गए प्रकाश, पृथ्वी के धरातल से लौटाए गए प्रकाश को, पृथ्वी के धरातल से लौटाए गए प्रकाश को
धरातलीय विकिरण कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो वास्तव में दीर्घ तरंगों का होता है, जो वास्तव में दीर्घ तरंगों का होता है, विच इज एक्चुअली हैव लॉन्गर वेवलेंथ, लार्जर वेवलेंथ। कहानी बनती जा रही है ना बिल्कुल दिमाग में। फिर पैराग्राफ चेंज करके 19 यूनिट प्रकाश, सॉरी पहले 17 यूनिट, 17 यूनिट प्रकाश सीधे अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाता है बिना वायुमंडल को प्रभावित किए, बिना वायुमंडल को प्रभावित किए। Of these 17 units are radiated to space directly, तथा 34 यूनिट प्रकाश में, तथा 34 यूनिट प्रकाश में उन्नीस यूनिट प्रकाश, 19 यूनिट प्रकाश गुप्त ऊष्मा के रूप में मुक्त होता है। गुप्त ऊष्मा के रूप में मुक्त होता है। 9 यूनिट प्रकाश, 9 यूनिट प्रकाश संवहनीय धारा के रूप में, जबकि 6 यूनिट सीधे विकिरण के रूप में मुक्त होता है, जबकि 6 यूनिट सीधे विकिरण के रूप में मुक्त होता है। अर्थात कुल 38 यूनिट प्रकाश, 48, अर्थात कुल 38 यूनिट प्रकाश, 48 सॉरी 48, 48 क्षमा चाहेंगे, ब्रैकेट में लिखना 48 के ब्रैकेट में 34 प्लस 14, ये आइडिया लग रहा है ना। 34 जो बाद में लौटा और 14 तो ऑलरेडी क्लाउड के पास, हाँ तो ब्रैकेट में 34 प्लस 14 यूनिट लिख देना आगे, 34 यूनिट और 14 यूनिट, अर्थात 48 यूनिट प्रकाश रात्रि के समय पृथ्वी के ताप को तीव्रता से नहीं गिरने देता, अर्थात 48 यूनिट प्रकाश रात्रि के समय पृथ्वी के ताप को तीव्रता से गिरने नहीं देता, तीव्रता से गिरने नहीं देता। और इस प्रकार से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा पुनः अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, और इस प्रकार से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा पुनः अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। लिख लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप टिप्पणी या ऊष्मा बजट पर एक बढ़िया से चीजें लिख सकते हैं। 150 शब्दों 250 शब्दों प्रॉपर लिखा जा सकता है। तो ये हमारा हीट बजट यहां पर खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो भी अगला टॉपिक है हमारा। टाइटल डाल दीजिए। हमने अभी तक खत्म कर दिया है
वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस, कॉम्पोजिशन ऑफ इस एटमॉस्फियर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर, टेम्परेचर, इन्वर्जन, हीट, बजट, टेम्परेचर, बेल्ट, ताप पेटियां। अब टाइटल डालिएगा वायुमंडलीय दाब और दाब पेटियां। वायुमंडलीय दाब और दाब पेटियां, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट। अंग्रेजी में पढ़ दे रहा हूं मैं। 48 यूनिट एब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, 14 यूनिट फ्रॉम इंसोलेशन, 34 यूनिट फ्रॉम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन are also radiated back into space. Thus, the total radiation returning from the Earth and the atmosphere, respectively, 17 plus 48, 65 unit, which balanced the total of 65 unit received from the sun. मतलब हमने फाइनली सारा हिसाब किताब कर लिया है। ठीक है, टाइटल डाल दिया वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट। देखो, सबसे पहले तो वायुमंडलीय दाब समझने से पहले दाब समझते हैं, प्रेशर। व्हाट इज द प्रेशर? दाब। दाब एक तरीके का बल है। दाब क्या है? बल है। बट वो बल जब हम पर यूनिट एरिया पर निकाले, वो फोर्स जब हम पर यूनिट क्षेत्रफल पर निकाले, तो उसे बल ना कहकर फिजिक्स वालों ने नया नाम दे दिया, दाब। देखो, दाब का मतलब और बल का मतलब, मान लीजिए मैंने पूरी ताकत से टेबल को ढकेला तो ये मेरा बल है। लेकिन आपने अगर किसी एक यूनिट पर मेरा कितना फोर्स लग रहा था, कितना बल लग रहा था, इसको मेजरमेंट कर दिया, तो हम कहेंगे कि फिर आपने फोर्स नहीं निकाला, वो आपने एक तरीके से दाब निकाला। जैसे इसको एक प्रैक्टिकल उदाहरण, 5 लोग थे, 10 रोटियां 5 लोगों को दे दी गई कि भोजन कर लो, तो ये हो गया बल। और हमने कहा हर व्यक्ति को कितनी रोटी दी? 2, तो वो हो गया। क्या आइडिया लग रहा है? जब हम पर यूनिट एरिया पर फोर्स को मेजर करते हैं तो उसी को कह देते हैं दाब। अब दाब की जब हम बातचीत कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं वायुमंडलीय दाब की, तो इसका मतलब वायुमंडल के द्वारा भी दाब लगता होगा, और वो भी हम मेजर कर रहे होंगे पर यूनिट एरिया पर वायु के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है। देखो, हमारी जो वायु है जो लगातार गतिशील है, वायु ही ऐसी चीज है जो लगातार मूव करती है, और पर यूनिट एरिया पर लगातार मूव करने के कारण टकराती है, और टकराने के कारण वहां एक बल तो पैदा करेगी ही। तो सवाल ये है कि ये जो दाब है ये कितना होता है। लेकिन उससे पहले आप में से कई लोगों के मन में कभी आया होगा कि सभी लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गए, घट गए, हमें महसूस तो होता ही नहीं है, ऐसा फील तो होता ही नहीं कि वायुमंडल का दाब बहुत बड़ा है। मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल का दाब इतना बड़ा है, लगभग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 76 mm मर्क्यूरी को आप भर दीजिए। आप एक परख नली ले लीजिए और उसमें मरकरी कितनी ऊंचाई तक भर दीजिए, 76 mm मतलब 7.6 सेंटीमीटर। इतना ऊंचा पारा कहीं पर भी रखिए तो आपको जो दाब महसूस या बल महसूस हो रहा है, उतना ताकत हमें हवा लगा रही है इस कमरे में भी, पर महसूस नहीं होता। हाथ खड़ा करके, हाँ पहले, बहुत बढ़िया। और हाँ, नहीं, बॉडी का देखो, बॉडी का जो प्रेशर है अंदर का, वो तो इनर है, वो भी आपको महसूस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई प्रश्न पूछे कि वास्तविक रूप में हमें दाब की अनुभूति क्यों नहीं होती, तो उसका केवल एक कारण है, भाई दाब कब महसूस करोगे? जैसे मैं इधर से ढकेल रहा हूं, सोचो इसको मैं चारों ओर से घेर लूं और कहूं कि चारों लोग ढकेलो, कोई महसूस नहीं होगा बल। तब हम इसे कहेंगे कि वास्तविक रूप में दाब की अनुभूति न होने का कारण है बल का चारों तरफ से समान रूप से लगना, लगना नहीं, समान रूप से लगना, और इसलिए हमें बल की या दाब की अनुभूति नहीं होती है। यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम बातचीत करें इस वायुमंडलीय दाब की, तो ये जो वायुमंडलीय दाब है इसे हम मेजर करते हैं
समुद्र की सतह पर। क्यों? क्योंकि समुद्र जल्दी ना तो गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। दूसरा, समुद्र पर कोई उच्चावच नहीं है। ज्योग्राफी में उच्चावच का मतलब जो भी हाइट या गड्ढा जो भी चीजें दिख रही होती हैं तो बिल्कुल वो समतल होता है। तो हम समुद्र की सतह पर इसको मेजर करते हैं और हमने देखा कि समुद्र की सतह पर ये कितना मिलता है हमें, 1013.25 मिली बार। ये यूनिट है बार में, 1013.25 मिली बार। यह समुद्र की सतह पर महसूस किया जाता है। अब इसका मतलब समझना, मान लीजिए कि हमने कहा कि दिल्ली के क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। हमने कहा कि दिल्ली के रीजन में लो प्रेशर का एक जोन बना हुआ है जिसके कारण बारिश कल भी हुई और आज की भी उम्मीद है, मतलब आज भी छुट्टी हो सकती है। तो सवाल ये है कि ये लो प्रेशर कोई बोल दे रहा है, तो भाई लोग जब कोई कहता है तो किसी के कंपैरिजन में बोलता होगा ना। जैसे आपसे किसी ने कहा कि तुमने आज कम पढ़ाई की, मतलब उसके दिमाग में होगा ना कि आप डेली कितनी पढ़ाई करते थे। तो जब हम कहते हैं कि दिल्ली में कम दाब हो गया, मतलब किससे कम दाब हो गया? अगर हमने आपसे कहा कि किसी जगह पर हाई प्रेशर मिल रहा है, मतलब 1013 से, तो आज के बाद जब भी कोई आपसे कहे लो प्रेशर, दैट मींस आपको समझ में आ गया 1013.25 मिलीबार से। किसी ने कहा हाई मतलब इससे, क्लियर है बातें? लिखना, वायुमंडलीय दाब, वायु के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला, वायु के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, वायु के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, फोर्स अप्लाइड बाय द एयर ऑन पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड बाय एयर ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायु के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इट्स वैल्यू इज 1013.25 मिलीबार ऑन सी लेवल। इसका मान समुद्र, अब ध्यान से समझना, यह शब्द थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। तल और नीतल, कई बार तल शब्द हमारे दिमाग में 15-20 सालों से अलग ही इमेज बनाता है, लेकिन अगर मैंने समुद्र तल कहा तो अंग्रेजी में सी लेवल, ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, और मैंने कहा समुद्र नीतल तो ही समझना कि मैं समुद्र के अंदर के सतह की बात कर रहा हूं। तो कंफ्यूजन ना रखिएगा, कई बार आप लोग कंफ्यूज है कि समुद्र तल, तो समुद्र का निचला लेवल नहीं बल्कि समुद्र का ऊपरी लेवल को हम समुद्र का तल कहते हैं। अगर निचला लेवल बताना है तो वर्ड यूज करेंगे हम नीतल। कंफ्यूजन क्लियर है पूरी तरह से? लिखना, इसका मान समुद्र तल पर 1013.25 मिलीबार होता है। तथा यह निम्न कारकों से प्रभावित होता है, एंड इट्स अफेक्ट बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। तथा यह निम्न कारकों से प्रभावित होता है, एंड इट्स अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये किन से प्रभावित होता है। तो एक बढ़िया टेबल लाया है, लेकिन मैं एक्सप्लेन भी करते चलूंगा। हाँ, कुछ चीजें बड़ी सिंपल सी हैं। जहां हवा की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर बल का मान ज्यादा होगा, और जब बल का मान ज्यादा होगा तो प्रेशर भी, जहां पर हवा की मात्रा वहां पर प्रेशर भी, जहां ज्यादा हवा होगी वहां प्रेशर ज्यादा, जहां कम हवा होगी वहां प्रेशर, सबसे ज्यादा हवा नीचे, उसके बाद
लगातार ऊपर कम होती जाती है, तो हम कहेंगे कि दाब लगातार कम होते जाएंगे। 1013 मिलीबार समुद्र की सतह पर मिलता है, लगभग 965 1 किलोमीटर ऊंचाई पर मिलता है। 10 किलोमीटर ऊंचाई पर ये 450 के आसपास हो जाता है, और 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये 0 के लगभग आसपास हो जाता है। तो लगातार नीचे से ऊपर जाने पर भले ही तापमान कभी बढ़े और कभी घटे, लेकिन दाब निरंतर, उसका सबसे बड़ा कारण है वायु की सघनता ऊपर जाने पर कम होती जाती है। क्लियर है ये बात? तो एक पॉइंट लिख देना, जहां वायु अधिक सघन होगी वहां दाब अधिक होते हैं। इफ द एयर इज डेंस देन एयर प्रेशर इज हाई। जहां वायु की सघनता अधिक होती है वहां दाब अधिक होते हैं, जहां सघनता कम होती है वहां दाब कम होते हैं। जहां सघनता कम होती है वहां दाब कम होते हैं। If the air density is high, then atmospheric pressure is high. If air density is low, then atmospheric pressure is low. अब ये डिपेंड किन किन पर करता है? तो पहला टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी, तीसरा हाइट, और चौथा अर्थ रोटेशन। तो आपको टाइटल लिखना है वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। पहला लिखना टेम्परेचर, तापमान। अब थोड़ा समझा रहा हूं मैं। देखो, फिजिक्स जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो उन लोगों ने एक बात पढ़ी होगी कि टेम्परेचर के बढ़ने से वायु का प्रेशर बढ़ता है। जिन लोगों को थ्योरम वेवरम याद हो, बहुत सारे थ्योरम होते थे क्लास 11th और 12th में वायु के चैप्टर में। बर्नौलीज थ्योरम से लेकर बॉयल्स का नियम, याद आ रहा है कुछ हल्का फुल्का? तो वो सब झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वो साइंस के स्टूडेंट्स हैं। एक्चुअली साइंस के एक्सपेरिमेंट बंद कमरे में या बंद पात्र में होते हैं। तो जब किसी बंद पात्र में तापमान बढ़ाते हैं ना, तो हवा बिल्कुल तड़प उठती है गर्म होने के बाद, और टकराती जाती है हर जगह पर। जितनी ज्यादा टकराएगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन एटमॉस्फेयर बंद थोड़ी है। यहां तो आपने जैसी हवा को गर्म किया वो उड़ जाती है, और जैसी हवा की उड़ने की प्रोसेस शुरू हुई तो वहां वायु की सघनता कम हो जाएगी, और सघनता कम हुई तो प्रेशर भी। तो यहां उल्टा होगा। यहां पर टेम्परेचर के बढ़ाने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर के कम होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना है। यदि तापमान में वृद्धि हो तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाते हैं। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। यदि तापमान को बढ़ाने पर, यदि तापमान को बढ़ाया जाए, क्या लिखा? तापमान में वृद्धि हो तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाते हैं, और तापमान में कमी होने पर बढ़ जाते हैं। और तापमान में कमी होने पर बढ़ जाते हैं। ठीक है? अर्थात वायुमंडलीय दाब तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनली टू टेम्परेचर। अर्थात वायुमंडलीय दाब तापमान के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनली टू टेम्परेचर। इतनी बातें न भी याद आए तो इतना पॉइंट जरूर याद आ जाए, तो आप एग्जाम हॉल में कहीं भी क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। दूसरा, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। अगर आर्द्रता बढ़ जाए तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितने लोगों को लगता है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ेंगे? और कम कितने लोगों को लग रहा है? कम क्यों? बिल्कुल, हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल अलौकिक घटना, कि जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर वायु भारी नहीं हल्की हो जाती है। इसलिए आर्द्रता अगर बढ़ गई तो वायुमंडलीय दाब, क्योंकि उसका हल्का वेट अब प्रेशर को और भी लिखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं, अभी पढ़ा है फिर भी अभी भी अगर मैं इसका सवाल पूछूंगा तो मैं कहूंगा कि सबको मशीन दे दी जाए तो 15-20% लोग उल्टा ही उत्तर देंगे। कंसेप्चुअल है, थोड़ा ध्यान रखना इन बिंदुओं को। लिखेंगे, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु हल्की हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज ह्यूमिडिटी, एयर बिकम लाइट। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु हल्की हो जाती है, इसलिए वायुमंडलीय दाब आर्द्रता के बढ़ने पर कम हो जाते हैं। एंड देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, whenever humidity increases। इसलिए आर्द्रता के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाते हैं, अर्थात वायुमंडलीय दाब आर्द्रता के भी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आर्द्रता के भी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तीसरा, क्या होगा? ऑब्वियसली ऊंचाई के साथ कम होंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर वायु की सघनता, लिखना, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। विथ हाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। क्योंकि ऊंचाई के साथ वायु की सघनता कम होती है। विथ हाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस बिकॉज एयर डेंसिटी डिक्रीजेस। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब में कमी आती है क्योंकि ऊंचाई के साथ वायु की सघनता कम होती है। देखो, आप अधिकतर लोग कभी भी जब पहाड़ों पर यात्रा करने जाते हैं, ट्रेवलिंग करने जाते हैं, तो अधिकतर लोगों को उल्टी या सरदर्द की शिकायत होती है। उसका कारण है, हमारी बॉडी में सरदर्द का सबसे बड़ा कारण है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन, शॉर्ट डेफिशिएंसी, या वोमिटिंग, इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी का मैक्सिमम एनर्जी हमारे डाइजेशन को लगता है। तो फूड को बाहर निकालो ताकि लो एनर्जी में हम अपने आप को बचा सके। तो उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि ऊंचाई के साथ वायु की सघनता कम हो रही है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो रही है। जो लोग कभी लद्दाख घूमने जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 30% लद्दाख उतरते ही वापिस आ जाते हैं, जाते नहीं घूमने, क्योंकि लद्दाख की ऊंचाई लगभग 5-5.5 हजार मीटर है, 5.5 किलोमीटर ऊपर है। वायु की सघनता इतनी कम है, सबके बस की बात नहीं है कि वहां वो खड़ा रह सके। जो लोग टिक गए, समझ जाना कि बॉडी अंदर से बहुत ही ज्यादा मजबूत है।
तो लद्दाख जैसी जगह पर सभी लोग इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि सभी लोग उतनी कम वायु में जीवन यापन नहीं कर सकते। अंतिम लिखना, वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाला कारक पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ अर्थ। देखो पृथ्वी लगातार घूम रही है। कभी आपने अपने घर में, बचपन सामान्य गुजरना बहुत जरूरी है, आने वाले समय में मुझे दिक्कतें आएगी, बचपन को सामान्य दिखाना पड़ेगा, पर जिनका बचपन सामान्य गुजरा होगा, घर में कभी पानी को अपनी उंगली से घुमाया होगा, तो जिस जगह पर उंगली से घुमा रहे वहां पानी थोड़ा अंदर की ओर धंसा होगा। एक्चुअल में हमारी पृथ्वी जहां जिस अक्ष पर घूम रही है वहां तो थोड़ा सा दबाव ज्यादा है, और एक्चुअल में अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर ज्यादा है, लेकिन बीच में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं जो हवा को बाहर की ओर ढकेलने की कोशिश करते हैं। इसलिए इक्वेटर पर थोड़ा सा प्रभाव इसके कारण उत्पन्न होता है, और इक्वेटर पर हमें क्या मिलता है और ध्रुवों पर हमें क्या मिलता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है पृथ्वी के घूर्णन का। लिखना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण विषुवत रेखा पर निम्न दाब, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के घूर्णन के कारण विषुवत रेखा पर निम्न दाब तथा ध्रुवों पर उच्च दाब प्राप्त होते हैं। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इक्वेटर, we feel low pressure, while on pole exerted high pressure respectively, due to centripetal and centrifugal force respectively। पृथ्वी के घूर्णन के कारण विषुवत रेखा पर निम्न दाब और ध्रुवों पर उच्च दाब प्राप्त होते हैं, क्रमशः अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बलों के कारण। क्रमशः अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बलों के कारण, ड्यू टू सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पेक्टिवली। पहले सेंट्रीफ्यूगल और फिर सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय, बाहर की ओर जो ढकेलता है वो अपकेंद्रीय है, अंदर की ओर जो बुलाता है वह अभिकेंद्रीय है। तो ये है वायुमंडलीय दाब और उसको प्रभावित करने वाले कारक। बाकी वायु की सघनता भी हम लिख सकते थे, इसमें सघनता ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो डेंसिटी, टेम्परेचर, वाटर वेपर, एल्टीट्यूड, इस तरीके का एक टेबल, बट सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। डेंसिटी ज्यादा होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होंगे तो नहीं, बनाइए नहीं, वाटर वेपर ज्यादा है तो प्रेशर, और एल्टीट्यूड ज्यादा है तो प्रेशर। ठीक है, वही सारी बातें शॉर्ट में समझाने के लिए, याद रखने के लिए लोग बनाते हैं। अब टाइटल डालना, प्रेशर बेल्ट, दाब पेटिया, दाब दाब, प्रेशर बेल्ट। देखो बेल्ट वास्तविक रूप में अंग्रेजी शब्द है और उसका हिंदी रियल में पेटी होता है, बट हम लोग अब अंग्रेजी से इतना ज्यादा घुल मिल गए हैं कि पेटी हमें लगता है कि पराया है और बेल्ट कैसा है, अपना है। कभी आप हवाई सफर करेंगे तो वहां पर भी जो एयर होस्टेस हिंदी में कहेगी, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, तो पेटी बांधने का मतलब कुर्सी का बेल्ट। तो बेल्ट वास्तविक रूप में हिंदी शब्द नहीं है, बट वो इतना यूज हो चुका है कि अब हमें लगता है कि वह अंग्रेजी है। देखो हिंदी और अंग्रेजी के शब्द भाव पैदा करते हैं, इसलिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जितना ज्यादा शब्द अपने पास रखोगे, मेमोराइज करना उतना आसान होता है। जहां ट्रोपोस्फियर कठिन जाए वहां क्षोभ याद रखो, क्योंकि क्षोभ डिस्टर्बेंस। जहां पर स्ट्रेटोस्फियर कंफ्यूज करे वहां समताप मंडल याद रखो। पर जहां पर भी आपको लगता हो कि कोई अंग्रेजी शब्द आसान है,
वहां बेल्ट याद रखो पेटियों से ज्यादा, तो वहां आपके लिए उसके अनुसार अनुसार इजी जाएगा। रूढ़िवादी मत बनिए, नहीं सर मैं तो हिंदी में ही पढ़ूंगा, वो थोड़ा खतरनाक है। देखो यहां फिर रिपीट कर दे रहा हूं, यूपीएससी की तैयारी में सबसे ज्यादा जरूरत केवल एक ही लक्षण की है, और वो है सहिष्णुता की। सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस, हर चीज को वो सहन करता है। हर चीज मतलब अंग्रेजी भी झेलता है, हिंदी भी झेलता है, गणित भी झेल लेता है, बायोलॉजी भी झेलता है। वो किसी से तिरस्कार नहीं करता है, कभी मास्टर की सुनता है, कभी किताब की सुनता है, कभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सुनता है, कभी पड़ोसी भी सुना दे रहा है, कभी घर वाले भी सुना दे रहे हैं, कभी बाहर वाले भी सुना दे रहे हैं, कभी कभी तो खुद भी सुनना पड़ रहा है अंदर की आवाजों से। तो यूपीएससी की तैयारी में कुछ याद रहे ना रहे, कुछ लक्षण आए ना आए, तुम अच्छे लीडर बनो ना बनो, लेकिन एक चीज जरूर डेवलप हो जाएगी, और वो है सहनशीलता, जिसे कहते हैं टॉलरेंस। क्योंकि यूपीएससी के विद्यार्थी से ज्यादा सहनशील वास्तविक रूप में कोई नहीं है। हाँ, चयन होने के बाद वो टॉलरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ईगो का कैरेक्टर उस सहनशीलता पर कई बार हावी हो जाता है। लेकिन जब तक तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू तक में तुम्हें महसूस कराना है कि सर मैं ही हूं जो सब झेल सकता है, आप ले लीजिए मुझे ये फील कराना है, क्योंकि सहनशील की जरूरत है। देखो ज्ञानी की जरूरत होती ना, तो यूनिवर्सिटी के टॉपर या फिर कॉलेजों के टॉपर हमने ऑलरेडी ले लिए होते, बट यूपीएससी में हमें ज्ञान की केवल 1% आवश्यकता है, 1%। हमें एक ऐसा व्यक्ति उस कुर्सी पर बिठाना है जो सबकी सुन सके, कुछ ना बोले, शांत रहे, कहे कि ठीक है सर कर देंगे। भले ही शक्तियां बहुत है, निर्णय लेने की योग्यता भी है, लेकिन सहनशीलता का लक्षण बढ़ा दो। कई बार छोटी छोटी बातों के लिए बच्चे कहते सर पड़ोसी ने ऐसा कहा, मेरे साथ कलीग ने ऐसा बोल दिया। मैंने कहा ये लक्षण आईएएस वाले तो है नहीं। आईएएस तो पड़ोसी के 4 घंटे के भाषण के बाद कहे नमस्कार भैया जा रहे हैं। ये फील करवाना है आपको कि हाँ मुझसे ज्यादा सहनशील नहीं होता। जैसे बच्चे कई बार पूछते कि सर आप इतने सहनशील कैसे, आप सब झेल लेते हैं। मैंने कहा मैं चयनित नहीं हुआ ना, अचयनित का सबसे बढ़िया फायदा है सहनशील बन जाना। आइए जीवन पर वापिस आते हैं। दाब पेटिया प्रेशर बेल्ट की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारी ये जो पृथ्वी है, इसके कुछ जगहों पर दाब एक जैसा होता है। तो जब किसी एक जगह पर दाब अगर समान दाब रहे, मान लीजिए एक इमेजिन कर रहे हैं, यहां पर भी 1000 मिलीबार का दाब है, यहां पर भी 1000 मिलीबार का दाब है, यहां पर भी 1000 मिलीबार का दाब है। अगर ऐसा हमें कई जगह मिले, तो हम इस तरीके की जगह को जोड़ने वाली लाइन को समदाबीय रेखा, आइसोबारिक लाइन कहते हैं। शब्द पर गौर करते चलना, आइसोबारिक लाइन कहते हैं। पर मैंने कहा भाई ऐसी एक लाइन नहीं, ऐसी 3-4 लाइनें हैं बिल्कुल यही दाब वाली। तो मैंने कहा अच्छा फिर ये लाइन नहीं है, लाइन के साथ साथ एक पट्टा है जिसका नाम हमने रख दिया बेल्ट। तो क्या लाइन और बेल्ट समझ में आया है? बेल्ट थोड़ा सा चौड़ा है, और जो लाइन होती हैं वो कम चौड़ी रहेगी, केवल वो जगहों को जोड़ने वाली रेखा होती है। तो आइसोबारिक लाइन कहीं लिख देना, समदाब रेखाएं। हिंदी में नहीं पूछा जाएगा, नहीं तो प्रश्न पीसीएस वाले पूछेंगे, ऐसा मत सोचना समदाबीय रेखाओं में क्या समान होता है, ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा। हिंदी में भी वो क्या कहेगा, आइसोबारिक लाइन में किस चीज की समानता होती है। तो अंग्रेजी शब्द इंपॉर्टेंट है। समदाबीय रेखाओं का समूह है प्रेशर बेल्ट। तो प्रेशर बेल्ट एक्चुअल में आइसोबारिक लाइन का ग्रुप समूह होता है। तो ये जो पट्टे हमें मिलते हैं, हमें ये देखना है कि ऐसे कितने टाइप के बेल्ट हमें इस पृथ्वी पर मिलते हैं जो बिल्कुल समान दाब को महसूस कराते हैं। 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग वो एक जैसे ही होते हैं। तो क्या ये आइडिया लग रहा है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पृथ्वी पर मिलने वाले ऐसे समान दाब वाले पट्टे कितने हैं,
कहां कहां पर हैं, क्यों बनते हैं और उनका क्या इंपैक्ट पूरे क्लाइमेट पर होता है। क्लियर है बातें। इस पूरी पृथ्वी पर जो बेल्ट हैं वो 4 प्रकार के हैं। उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है जिसके कारण वो उत्पन्न हुए हैं। अगर वो टेम्परेचर के कारण उत्पन्न हुए हैं तो उन्हें कहते हैं थर्मल बेल्ट, मतलब तापीय कारणों से उत्पन्न पट्टे या तापीय कारणों से उत्पन्न पेटियां। हम देखेंगे कि ऐसी 2 पेटियां हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये दोनों के दोनों थर्मल रीजन से उत्पन्न होते हैं। दूसरे होते हैं गतिकीय कारणों से, काइनेटिक रीजन से। और काइनेटिक रीजन से उत्पन्न होने वाले 2 बेल्ट हमें पढ़ने हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। मतलब ओवरऑल हमें कितने बेल्ट पढ़ने हैं? 4। 2 हैं ताप के कारणों से उत्पन्न और 2 हैं गति के कारणों से उत्पन्न। नहीं, अभी मैं जैसा कहूंगा वैसे बनाते चलना, पहले कुछ फैक्ट अगर रह गए हो तो वो देख लेते हैं। हाँ, वायुदाब पेटियां, ताप जनित वायुदाब पेटियां, गति जनित वायुदाब पेटियां। अंग्रेजी वाले लोग मेरे साथ लिखते चलेंगे, ड्यू टू थर्मल रीजन, ड्यू टू काइनेटिक रीजन, ऐसा लिखना। उपध्रुवीय, पहला लिखेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। हर बेल्ट के बारे में हम पूरी जानकारियों को बताएंगे और फिर लास्ट में एक डायग्राम बनाएंगे। आपको मैं शुरुआत में डायग्राम समझाते चलूंगा लेकिन आप बनाएंगे लास्ट में। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। लिख लिए चारों नाम। पहला बेल्ट इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवतीय निम्न दाब पेटी। विषुवतीय, पहली हेडिंग विषुवतीय निम्न दाब पेटी, विषुवतीय निम्न दाब पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। विषुवतीय निम्न दाब पेटी। अब पहले समझते हैं और फिर सारे पॉइंट में पॉइंट वाइज लिखवा दूंगा ताकि याद करने में ज्यादा कठिनाई न जाए। कंसेप्चुअल पहले चीजों को ज्यादा समझना है क्योंकि मेन है इसका कंसेप्ट समझ में आना। देखो, जब भी हम बात करते हैं विषुवत रेखा की तो हमें एक पहला पॉइंट याद रखना है कि इस पूरे क्लाइमेटोलॉजी में सूर्य ही है जिसकी ऊष्मा के कारण जलवाष्प में बदलाव आते हैं। तो एनर्जी का सोर्स मेनली कौन है? सूर्य है। तो हम जानते हैं कि विषुवत रेखा पर सूर्य प्रकाश की मात्रा 12 महीने लगभग एक जैसी होती है। तो यहां की हवा गर्म होकर क्या करेगी? और जब यहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो यहां कौन सी धारा उत्पन्न होगी? संवहनीय धारा। जब संवहनीय धारा के कारण हवाएं ऊपर चली जाएगी तो यहां पर क्या उत्पन्न होगा? इसी कारण से इस जगह पर उत्पन्न होने वाले बेल्ट का नाम है इक्वेटोरियल। इक्वेटर पर लो प्रेशर
बेल्ट। बेल्ट क्यों कह रहे हैं? ऑब्वियसली बड़ा सा पट्टा है, वो नाम से ही सब छिपा हुआ है। तो रीजन समझ में आया, सूर्य प्रकाश है। इसे प्रैक्टिकली अगर हम समझें तो रियलिटी में यहां घटनाक्रम ऐसा हो रहा है, ये पृथ्वी मान लो कि मैंने लिटा दी है और ये सूर्य प्रकाश के कारण हवाएं ऊपर उठ रही है, और लगातार हवाओं के उठने के कारण यहां उत्पन्न होता है निम्न दाब का क्षेत्र। जनरली जमीन जल्दी गर्म और ठंडी हो जाती है, तो ये जो जमीन है रात के समय ठंडी हो जाएगी, तो ये लो प्रेशर का जो बेल्ट है जमीन पर खत्म हो जाएगा। लेकिन समुद्र ना तो जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी ठंडा होता है, इसलिए यहां बेल्ट पूरे साल भर एक जैसा रहता है। इसे कहते हैं डोल ड्रम। समुद्र पर इसकी स्टेबिलिटी के कारण इसको कहा जाता है डोल ड्रम। डोल ड्रम आपको कई जगह मिलेगा, जैसे इंडोनेशिया वाले जो क्षेत्र हैं यहां डोल ड्रम मिलेगा, गिनी का जो तट है यहां डोल ड्रम मिलेगा, इक्वाडोर है यहां डोल ड्रम मिलेगा। डोल ड्रम मतलब समुद्र पर इस बेल्ट का स्टेबल फॉर्म। इसके कारण क्या होगा? हवाएं लगातार उठ रही है और समुद्र वहां पर है, तो लगातार वाटर वेपर ऊपर उठ रहा है, क्या होंगे? कंडेंसेशन। यहां पर प्रतिदिन की बारिश होती है। ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है ना, यहां पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट मिलता है। यहां डेली 12 बजे 2 बजे तक धूप के कारण सनलाइट की मात्रा बढ़ती चली जाती है और वाटर वेपर ऊपर पहुंचता है। 2 बजे तक बादल बन जाते हैं, 2:30 बजे बारिश शुरू होती है, 4 बजे बारिश खत्म हो रहा है। ऐसा एक दिन नहीं, पूरे 365 दिन। सबसे यूनिक कैरेक्टर है। इस जगह आप कभी रहने गए तो आपको प्रतिदिन 2:30 बजे बारिश का सामना करना ही है। ह्यूमिडिटी कैसी होगी यहाँ की? बहुत ज्यादा। टेम्परेचर बहुत ज्यादा। कहीं जमीन पर ऐसी चीज मिल जाए तो इमेजिन करिए कि पेड़ पौधे को 2 ही तो चीजें चाहिए थी, भरपूर सनलाइट, भरपूर पानी। इसलिए इस जगह पर आपको कैसे वन मिलेंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट, वर्षा वन, सदाबहार वन मिलते हैं। और उसकी लकड़ी भी कैसी होगी? भारी होगी, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी, तो लकड़ी का जो वेट है वो हेवी होता है। इसलिए ये लकड़ी हमारे किसी काम की नहीं है। हमें ऐसी लकड़ी चाहिए जो हल्की और मजबूत हो। इसलिए सदाबहार वनों की लकड़ियों का कोई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं होता है। साथ ही साथ ये जो पूरा का पूरा रीजन है, इस रीजन में संवहनीय धाराओं मतलब ऊर्ध्वाधर गति के कारण कोई क्षैतिज हवाएं बिल्कुल भी नहीं होती है। तो वातावरण या तो हवाएं ऊपर की ओर जाए या हवाएं नीचे की ओर, क्षैतिज हवाओं की फिर गति नहीं मिलती। तो ये वातावरण शांत वातावरण के नाम से भी जाना जाएगा। शांत वातावरण कई जगह आएगा, हवाओं के ऊर्ध्वाधर गिरने पर भी और हवाओं के ऊपर उठने पर भी। तो पॉइंट वाइज लिखते चलना। पहला पॉइंट, यह विषुवत रेखा पर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य मिलती है। यह विषुवत रेखा पर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य मिलती हैं। इट इज अकर ऑन इक्वेटर बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। पहला पॉइंट। यह तापीय कारणों से उत्पन्न होती हैं। यह तापीय कारणों से उत्पन्न होती हैं क्योंकि सूर्यातप की अधिकता के कारण इट इज डेवलप्ड ड्यू टू थर्मल रीजन, ड्यू टू हायर इंसोलेशन air become hot and uplifted as a convectional current। यह तापीय कारणों से उत्पन्न होती है। फिर क्या लिखा? सूर्याताप की अधिकता के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। वायु गर्म होकर ऊपर उठती है
जिससे संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है, जिससे संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है तथा पृथ्वी की सतह पर निम्न दाब उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी की सतह पर निम्न दाब उत्पन्न होते हैं। कन्वेंशनल करंट, एज ए कन्वेंशनल करंट which develop low pressure in this region. तीसरा पॉइंट, यहां प्रतिदिन की वर्षा होती है, यहां प्रतिदिन की संवहनीय वर्षा होती है। इन दिस रीजन एवरी डे कन्वेंशनल रेनफॉल अकर। इन दिस रीजन एवरी डे कन्वेक्शनल रेनफॉल अकर। इस क्षेत्र में प्रतिदिन की संवहनीय वर्षा होती है तथा सदाबहार वनों का यह क्षेत्र है। एंड इन दिस रीजन अकर एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगला, समुद्र पर यह अधिक स्थायी होती है, इसलिए वहां इसे डोल ड्रम कहते हैं। समुद्र पर यह अधिक स्थायी होती है, इसलिए वहां उसे डोल ड्रम कहते हैं। जैसे गिनी का तट, इक्वाडोर का तट, गिनी का तट, इक्वाडोर का तट, इंडोनेशिया का तट, डोल ड्रम का मतलब होता है शांत। वास्तविक रूप में उसका जो मतलब है वो इंडोनेशियन वर्ड है। फिर लिखना इसमें आखिरी पॉइंट, देखो सूर्य जब ऊपर जाएगा मतलब उत्तरायण होगा, और सूर्य का जब दक्षिणायन होगा, उत्तरायण मतलब सूर्य का ऊपर की ओर लंबवत आना या सूर्य का नीचे की ओर, तो ये जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट ऊपर और नीचे खिसकता है। जब उत्तरायण होगा तो ये बेल्ट लगभग हो सकता है 20 डिग्री नॉर्थ तक चला जाए, और जब दक्षिणायन होगा तो हो सकता है कि 20 डिग्री। तो लिखना, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण यह उत्तर और दक्षिण की ओर विस्थापित होता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण, ड्यू टू नॉर्दर्न एंड सदर्न मूवमेंट ऑफ सन, दिस belt also shifted toward north and south. Due to northern and southern movement of sun, belt also shifted toward north and south. सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण यह दाब पेटी भी उत्तर और दक्षिण की ओर विस्थापित होती है। यह दाब पेटी भी उत्तर और दक्षिण की ओर विस्थापित होती है। तो अभी चित्र नहीं बनाना है आप लोगों को, अभी हम एक एक बेल्ट का केवल एक आइडिया ले रहे हैं। ये इक्वेटर है, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, इसके बीच में जो भी निम्न दाब उत्पन्न हो रहा है, इस पूरे बेल्ट का नाम क्या रखा हमने? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवतीय निम्न दाबीय पेटी। लास्ट में पांचों एक साथ बनाएंगे, तो अभी केवल समझ रहे हैं। दूसरे बेल्ट का नाम लिखना उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, आप लिखते चलो, उपोष्ण कटिबंधीय निम्न उच्च दाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट।
पहले समझते हैं और फिर लिखते चलेंगे इसके बारे में। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, देखना ये पृथ्वी है, इसे मैंने फिर से लेटा दिया है। यहां पर से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी, लेकिन ये पृथ्वी शांत थोड़ी है, ये लगातार, और इसके घूमने के कारण ये जो हवाएं हैं यह 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री मुड़ती हैं, और मुड़ने के बाद 30 से 35 डिग्री यहां पर और 30 से 35 डिग्री यहां पर सब्सिडाइज होती है, गिरती है, और इसी कारण से यहां उत्पन्न होते हैं हाई प्रेशर। यहां उत्पन्न होने का कारण हवाओं का, इसलिए यह किन कारणों से उत्पन्न हो रही है? गतिकीय कारणों से उत्पन्न होने वाली पेटी है ये, गतिकीय कारणों से उत्पन्न होने वाला बेल्ट है। दूसरा पॉइंट समझते चलेंगे अभी। यह बेल्ट भी अगर हम बात करें तो नीचे जो है समुद्र ज्यादा है, देखना नीचे केवल ऑस्ट्रेलिया है, केवल और केवल दक्षिण अमेरिका है, और अफ्रीका का थोड़ा सा हिस्सा है। बाकी उत्तर में तो पूरा का पूरा महाद्वीप भरा पड़ा है, लेकिन दक्षिण में महाद्वीपीय क्षेत्र कम है, समुद्री क्षेत्र। तो ऑब्वियसली 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसकी स्टेबिलिटी और 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि समुद्र जहां होता है वो ठंडा ना तो जल्दी होगा ना गर्म जल्दी होगा, ना ही वहां पर हवाओं के गिरने के बाद मान लीजिए जमीन गर्म है तो ये हवाएं गिरते ही फैल जाएगी, लेकिन अगर जमीन गर्म नहीं है तो वहीं पर जमा होती जाएगी, तो दाब हमेशा मेंटेन रहेगा। इसे कहते हैं हाई, जैसे उसे डोलड्रम कहते थे ना, तो इसको वर्ड यूज किया जाता है हाई। इसे कहा जाता है अलग अलग जगहों के नाम पर, एजोर्क हाई या हवाईयन हाई। जैसे उसके नाम क्या थे डोलड्रम के? गिनी के तट पर, इंडोनेशिया के तट पर, इक्वाडोर के तट पर, यहां पर हाई नाम देते हैं इसको, जैसे एजोर्क हाई और हवाईयन हाई, हाई प्रेशर के कारण। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पर हवाओं का अवतलन हो रहा है, और हवाओं का अवतलन जहां होगा ना वहां पर क्षैतिज हवाओं की गति नहीं होती है। पुराने जमाने में यूरोप के लोग जब घोड़ों को लाद कर दक्षिण अमेरिका या उत्तर अमेरिका लाते थे, तो उस समय जो जहाजों में घोड़े भरे पड़े होते थे, इस जगह पहुंचने के बाद हवा में कोई गति नहीं रहती थी, तो जहाज आगे बढ़ ही नहीं पाता था। उन लोगों की मान्यता थी कि समुद्र घोड़े मांग रहा है, इसलिए वो 12-13 घोड़ों को फेंक देते थे। जैसे ही वजन, भाई एक घोड़ा मतलब 150 किलो का, 10 घोड़े भी फेंक दिए तो 1.5 क्विंटल वजन कम होता था। अब उतनी ही ऊर्जा के साथ वो आगे बढ़ जाता था, इसलिए इन अक्षांशों को कहा जाता है हॉर्स लेटिट्यूड, अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश यूपीएससी ने पूछा था कहां मिलते हैं? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों में, किसी में भी नहीं। तो याद रखना, भले ही घटना ऊपर हुई लेकिन वो मिलते तो हवाएं उधर भी गिर रही और इधर भी गिर रही है, इसलिए अश्व अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी मिलते हैं। तो लिखते चलेंगे, यह दाब पेटी 30 से 35 डिग्री उत्तरी और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य मिलती हैं। यह दाब पेटी 30 से 35 डिग्री उत्तरी और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य मिलती हैं। दिस प्रेशर बेल्ट अकर between 30 to 35 degree north
एंड 30 to 35 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। देखना यूपीएससी ने एक प्रश्न इस पर पूछा है और एक कथन क्या दिया था, एक कथन दिया कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट मिलता है, और दूसरा कथन दिया था 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मिलता है। क्या ये सही होगा? ये तो कंटिन्यू मिल रहा है, नॉर्थ टू साउथ ये तो मिल जाता है, लेकिन ये यहां पर है और ये यहां पर है, बीच में बहुत बड़ा गैप है। इसलिए नॉर्थ टू साउथ नहीं, 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ टू 35 डिग्री साउथ। क्लियर है वर्ड? लिखना, यह गतिकीय कारणों से उत्पन्न होने वाली पेटी है। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द काइनेटिक रीजन। यह गतिकीय कारणों से उत्पन्न होने वाली पेटी है। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू काइनेटिक रीजन। गतिकीय कारणों से उत्पन्न होने वाली पेटी है। अगला पॉइंट, इस बेल्ट का निर्माण विषुवत रेखा से उठने वाली हवाओं के, इस बेल्ट का निर्माण विषुवत रेखा से उठने वाली हवाओं के 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर, 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर गिरने के कारण होता है। दिस प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू दोज विंड which uplifted at equator, which uplifted at equator, and due to Coriolis force, and due to Coriolis force, it subsidized toward 30 and 35 degree north. It subsidized toward 30 and 35 degree north and south latitude. हिंदी में हमने लिखा, विषुवत रेखा से उठने वाली हवाओं के 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर गिरने के कारण होता है। हवाओं में यह विक्षेपण कोरियोलिस बल के कारण होता है। अभी कोरियोलिस बल नहीं समझाऊंगा मैं, अगली क्लास में आएगा वो। यह विक्षेपण कोरियोलिस कोरियोलिस बल के कारण होता है। यह विक्षेपण कोरियोलिस बल के कारण होता है। फिर लिखना, हवाओं के अवतलन के कारण, हवाओं के अवतलन के कारण यह एक शांत क्षेत्र होता है। Due to subsidize of air, this is the calm zone. जो समुद्र क्षेत्र पर अधिक स्थायी, जो समुद्र क्षेत्र पर अधिक स्थायी अर्थात दक्षिणी गोलार्ध पर अधिक स्थायी होता है। Due to subsidize of air, this is the calm zone which is more stable on the sea region. It means it is more stable on the southern hemisphere. अर्थात यह दक्षिणी गोलार्ध पर अधिक स्थायी होता है। इसे एजोर्क हाई या हवाईयन हाई के नाम से भी जाना जाता है। इसे एजोर्क हाई, हवाईयन हाई के नाम से भी जाना जाता है।
इसे जिस जगह समुद्र में ये स्टेबल मिलेगा उस जगह को हम कहेंगे हाई। अब वो एजोर्क वाली जगह है तो एजोर्क हाई, हवाईयन द्वीप है तो हवाईयन हाई। इट इज आल्सो नोन एज एजोर्क हाई एंड हवाईयन हाई। एजोर्क हाई और हवाईयन द्वीप अगर न भी दिमाग में है तो घबराना नहीं, लेकिन मान लेना कि पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह है। गिनी तट को मान लिया, इंडोनेशिया को मान लिया, बहुत सारी चीजें जिंदगी में मानी है, इसको भी मान लिया करो कभी कभी। फिर एक आखिरी पॉइंट लिखना, ये आपको लिखना है, बस मैं लिख दे रहा हूं एक पॉइंट। इसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स लेटीट्यूड। इसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। समझ गए ना क्यों कहा जाता है? आप चाहे तो अपना रीजन खुद लिख लेना, बट वो पूछेगा नहीं कोई। पूछा ये जाएगा कि अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, ये नहीं पूछेगा कि अश्व अक्षांश क्यों कहते। वो कहानियां हैं, वो हमें याद रखनी है बस। क्लियर है दोनों बेल्ट? अगर हम इसको मैप में बनाना चाहें तो मैप में अब चित्र जो ग्लोब में बनाना चाहे तो चित्र में अब एक और बेल्ट जुड़ जाएगा। वैसे वो दो जगह पर मिलता है तो सीधे दो बेल्ट जुड़ जाएंगे। बनाना नहीं है अभी, तब हम एक साथ पूरे बेल्ट का डायग्राम बनाएंगे। 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ से लेकर 35 डिग्री साउथ। क्या नाम रखोगे इसका? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। फिर तीसरा बेल्ट सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। अब देखो, वास्तविक रूप में इसकी उत्पत्ति के दोनों कारण हैं, काइनेटिक भी और थर्मल भी, लेकिन मुख्य रूप से काइनेटिक माना जाता है। पर दोनों के कारण देखना ये बनती क्यों है। ये तो समझ में आ गया सभी को बिल्कुल कि हाँ सर, हमें जिंदगी भर याद रहेगा हवा यहां उठी और यहां गिर गई थी और इसी कारण से उत्पन्न हुई है। ये क्लियर है सभी को? बट सवाल ये है कि अब यहां लो प्रेशर क्यों उत्पन्न हो रहा है? इस जगह पर लो प्रेशर के उत्पन्न होने के दो कारण हैं। यहां पर समुद्र की जो धाराएं हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा बस ध्यान से सुनना और सोचना, ये भी दुनिया में होता है। समुद्र की गर्म पानी की जो धाराएं हैं यहां की, वो लगातार गति करके यहां पहुंच रही है। और जब समुद्र का गर्म पानी इस जगह पहुंचता है तो यहां की हवाओं को गर्म कर देता है और उसके कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, लेकिन ज्यादा नहीं, बहुत नहीं के बराबर। लेकिन मेन कारण इसका काइनेटिक है। एक्चुअल में हमारे पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा है और यहां पर लगातार हवाएं क्या हो रही हैं? गिर रही है। कहां से आएगी? कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी गिरने के लिए। तो लगातार यहां पर हवाओं का संकेंद्रण हो रहा है, हवाएं ठंडी होकर आकर्षित होकर गिर रही हैं। तो ये हवाओं का एक पुल है, एक तरीके से हवाओं को क्या किया जा रहा है? खींचा जा रहा है। और इसी कारण से यह हवाओं की सघनता, इसलिए मुख्य कारण इसके उत्पत्ति का काइनेटिक गतिकीय कारण माना जाता है, हवाओं की गति के कारण। और यहां पर इसके उत्पन्न होने के कारण जब लो प्रेशर आएगा, हवाएं ऊपर उठेगी, तो परिणाम स्वरूप यहां पर बादलों का निर्माण, इसलिए यहां पर भी वर्षा के मिलने की संभावना बहुत अधिक है। तो लिखते चलेंगे, यह 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य मिलती हैं।
यह 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य मिलती हैं। साठ से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य मिलती हैं। इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण गतिकीय है। इट्स अकर बिटवीन 60 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड। इट्स डेवलप ड्यू टू काइनेटिक रीजन। इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण गतिकीय है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकता के कारण ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकता के कारण निरंतर वायु संग्रहित की जाती हैं। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकता के कारण निरंतर वायु संग्रहित की जाती है, जिसे उपध्रुवीय क्षेत्र से आपूर्ति कराई जाती है। जिसे मत लिखना, जिसकी उपध्रुवीय क्षेत्र से आपूर्ति कराई जाती है। इट इज डेवलप्ड ड्यू टू काइनेटिक रीजन। एट पोल ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज हाई। एट पोल ऑफ अर्थ gravitational force is high and continuously concentration of air increases here. Due to gravitational force at pole, gravitational force of earth is high and continuously concentrate air here, which supply from the subpolar region, and therefore at this region created low pressure. लिखना, इस पेटी की उत्पत्ति में समुद्र की गर्म जलधाराएं भी जिम्मेदार मानी जाती हैं। इस पेटी की उत्पत्ति में, इस बेल्ट की उत्पत्ति में समुद्र की गर्म जलधाराएं भी जिम्मेदार मानी जाती हैं। Ocean hot current also responsible in the formation of this belt. Ocean hot current also responsible in the formation of this belt. यहां पर बादलों का निर्माण और वर्षा की अधिकता मिलती है। Here also form cloud and heavy rainfall. यहां बादलों की अधिकता और भारी वर्षा भी मिलती है। तो इसमें ऐसा कोई विशेष नाम नहीं है। ऊपर डोल ड्रम थे, हाई थे, ये नॉर्मली सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। आखिरी चौथा बेल्ट पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। लिखना, यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर मिलता है। इट्स अकर ऑन द नॉर्दर्न एंड सदर्न पोल। इट्स अकर ऑन नॉर्थ एंड साउथ पोल। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर मिलता है। यह मुख्यतः तापीय कारणों से उत्पन्न होता है। मुख्यतः तापीय कारणों से उत्पन्न होता है। सूर्य प्रकाश की न्यूनता के कारण सूर्य प्रकाश की न्यूनता के कारण
वायु ठंडी होकर नीचे गिरती है ड्यू टू लोअर इंसुलेशन या लेस इंसुलेशन, wind become cold and subsidize here, जिसके कारण यहां उच्च दाब का निर्माण होता है। यहां की वायु शुष्क होती है, यहां की वायु शुष्क होती है, ड्राई, क्योंकि वाटर वेपर है ही नहीं। वाटर वेपर तो तब होगा जब वेपराइजेशन होता। ठंडी और शुष्क हवाओं का क्षेत्र है ये। ड्यू टू लो लेस इंसोलेशन, टेम्परेचर ऑफ एयर बिकम लो and air is cold and dry, therefore develop high pressure in this region। लिख लिया है? आइए एक चित्र बनाइए। तो टोटल पेटियां कितनी हैं? 4 प्रकार की हैं, पर कितनी मिलती हैं? 7 जगह पर, 7 जगह पर आएगी। इक्वेटर, क्या हो रहा है? कोई दुख है जीवन में? गर्मी हो रही है? पीछे वाला एसी बंद है? क्यों ड्राई पे क्यों चला रहे हो उसको? बताओ, बचत इतनी भी ना कराओ, कौन कराओ? थर्टी डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 35 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ, 55 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ, 55 डिग्री साउथ। और ये सारे बेल्ट ऊपर नीचे होते रहेंगे जब भी सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होगा। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, अंग्रेजी नाम ही याद रखे, इजी जाते हैं। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये 90 डिग्री पर है लगभग पूरी तरह से। हर एक बेल्ट के रीजन, उसके प्रभाव, उसके कारण क्या क्या हैं, अब हमें एक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो टोटल 7 बेल्ट हैं, टाइप 4 ही है, क्योंकि 3 बेल्ट दो दो जगह मिलते और एक बेल्ट बिल्कुल कंटिन्यू मिलता है नॉर्थ टू साउथ। ये 5-5, 10-10 डिग्री ऊपर नीचे शिफ्ट होते रहेंगे। कहीं कोई दिक्कत है? बनाते चलिए तेजी से। आज हमें पवने भी शुरू करनी है। वो मानसूनी पवने हैं, हम सारी पवने पढ़ेंगे। तुम एक ही आनंद में आनंदित हो, मैं तुम्हें मोक्ष दिलाना चाहता हूं। कब तक जीवन का एक ही रस प्राप्त करोगे? हाँ, तो हर एक प्रेशर बेल्ट, और इसको रियल में अगर ये मेमोराइज है तो आपको बहुत सारी घटनाएं
बहुत सारे रीजन, बहुत आसानी से जोड़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि यहां से अब जो कक्षाएं चली हैं वो मान के चलना कि आखिरी दिन तक कनेक्टिविटी बनेगी इसकी। इसमें कोई भी एक क्लास मिस होने का मतलब अगले दिन क्लास समझ में नहीं आएगी। क्लाइमेटोलॉजी में यहां से जो कड़ियां जुड़ती हैं तो वो बिल्कुल जब तक हमारा पूरा क्लाइमेटोलॉजी खत्म नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। नोट कर लिया है? अब आप लोग जानते हैं कि हाई प्रेशर लो प्रेशर आएंगे तो जहां पर भी दाबांतर उत्पन्न हो जाएगा वहां पर हवाओं का चलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि हवाएं कहां से कहां चलती हैं? हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर। अब पूरी पृथ्वी पर हमें पता चलेगा कि इसके कारण पवनों का चलना प्रारंभ होता है। लेकिन कुछ फैक्ट देख लेते हैं मिसलेनियस के रूप में। जैसे हमने देखा था समान दाब की लाइनों को क्या कहते थे? समदाबी, आइसोबारिक लाइन। समान ताप की समतापीय मतलब आइसोथर्मिक लाइन कहेंगे। तो आइसोथर्मिक लाइन, वो भी एक पॉइंट नोट करना है। फिर अगर हम बातचीत करते हैं सोलर इंसुलेशन की, सूर्याताप की, तो माना जाता है कि हमारा जो सूर्य है 40 डिग्री तक हमारे पास ऊष्मा की अधिकता होती है, तो इसे ऊष्मा अधिक के क्षेत्र कहते हैं और इसे ऊष्मा न्यून क्षेत्र कहते हैं। ऊष्मा आधिक्य और ऊष्मा न्यून क्षेत्र में भी कई बार पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। तो 40 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री दक्षिण पूरा जोन कहलाता है सरप्लस, और ऊपर कहलाता है निगेटिव, माइनस, क्योंकि वहां ऊष्मा की कमी महसूस होती ही रहती है पूरे साल भर। तो कभी कभी इस तरीके के वर्ड भी आते हैं, इन्हें भी थोड़ा सा कभी नोट कर लेना जब भी आपको पॉइंट याद आए। अब टाइटल डालिएगा, सबसे बड़ा टाइम लेने वाला जो कंसेप्ट है क्लाइमेटोलॉजी में, पवन। विंड। पवन हमें 3 प्रकार की पढ़नी है। पवन किसे कहते हैं? मैंने बताया था यदि हवाएं ऊर्ध्वाधर चले, अगर क्षैतिज चले तो बहुत बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, विंड मतलब हॉरिजॉन्टल, कन्वेक्शनल मतलब ऊर्ध्वाधर, संवहनीय का मतलब ऊर्ध्वाधर। 3 प्रकार की पवनें हैं। प्राइमरी, प्राथमिक, जो पूरी पृथ्वी पर मिलती है, पूरी पृथ्वी पर। सेकेंडरी, द्वितीयक, और टर्शरी, तृतीयक। प्राथमिक जो पूरी पृथ्वी पर मिलती हैं, ये 3 प्रकार की पढ़नी है हमें। व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड, द्वितीयक पवने, सॉरी, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, वेस्टर्लीज, और ध्रुवीय पूर्वा, पोलर ईस्टर्लीज। ये भी हमें 3 प्रकार की पढ़नी है। मानसून, समुद्र समीर, स्थल समीर, घाटी समीर, पर्वत समीर। सी ब्रिज, लैंड ब्रिज। बेली ब्रिज,
हिल ब्रिज। और ये दो प्रकार की पढ़नी है, गर्म और ठंडी। फिर गर्म में कई प्रकार की है, चिनूक, कौन, लू। ठंडी कई प्रकार की है। पवन रियल में कुछ इतने टाइप की पढ़नी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और इन पवनों के निर्माण में कहीं ना कहीं ये प्रेशर बेल्ट जिम्मेदार होंगे। इन्हीं प्रेशर बेल्ट में होने वाले परिवर्तनों से परिवर्तन होंगे। समीर मतलब ब्रिज। जो हिंदी सिनेमा में अभिनेता कहता है कि चलने लगी हवाएं, उसे पता ही नहीं कि ज्योग्राफी का कितना बड़ा कंसेप्ट हवाओं को चलने में लगता है। पर यदि सच में कोई उसकी बातों को सत्य माने, तो मैं कहूंगा कि हवाएं चले तो पवन चक्कियां लगाओ, ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा। हमारी हिंदी सिनेमा जगत में ऐसी वैज्ञानिक खोजों का वर्णन किया जाता है जिस पर विद्यार्थी ध्यान ही नहीं देता है। कई बार कहा जाता है 440 वोल्ट का झटका। अगर इतनी बिजली उत्पन्न हो रही है तो भारत में बिजली की कमी है कहां पर? कई माध्यमों से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। ये परंपरागत से भी नवीन परंपरागत हो जाएंगे, मतलब जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है। बड़ा अद्भुत है कि हमारे भारतीय सिनेमा जगत के लोग जानते नहीं कि ऊर्जा की भारत में कितनी कमी है। मुद्दे पर आते हैं। पहले तो पवन चलने के लिए जिम्मेदार कारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइटल डालना, पवनों के उत्पन्न होने और दिशा के निर्धारण के कारण, रीजन फॉर ओरिजिन एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। रीजन ऑफ ओरिजिन एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, हिंदी में देख लेना। हम ये बताना चाह रहे हैं कि पवनों की उत्पत्ति क्यों हो रही है और उनकी दिशा कैसी होगी। तो हम पहला लिख रहे हैं, दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दाब प्रवणता बल, दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। देखो, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है, ग्रेडियंट मतलब उतार, प्रवणता मतलब स्लोप। तो अगर हम बातचीत करें कहीं पर भी यदि हाई प्रेशर है मतलब वहां वायु की सघनता, और कहीं पर भी लो प्रेशर है वहां वायु की सघनता। ऑब्वियसली प्रकृति का नियम ही है ज्यादा से कम की ओर जाना। इसलिए जहां पर भी उच्च दाब होंगे वहां से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती ही है। मतलब दाब प्रवणता की दिशा में, इसे कहते हैं दाब प्रवणता की दिशा में। हाई प्रेशर को अगर मैं इस तरीके से दर्शाऊं और लो प्रेशर को इस तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना स्टार्ट कर देती है। तो लिखना, पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती हैं। विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। दाब प्रवणता बल के कारण, दाब प्रवणता बल के कारण, ड्यू टू हाई प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, हवाओं की गति कितनी होगी ये डिपेंड करेगा प्रेशर डिफरेंस पर। सोचिए कि कहीं पर, इधर ध्यान देना प्लीज, आपने सुना होगा कि चक्रवात में हवाओं की जो गति होती है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो जाती है। मतलब इमेजिन करिए कि उस हवा में बैठ गए तो 1 घंटे में बिना टिकट के। अब इमेजिन करिएगा 600 कैसे हो गया, तो कहीं पर 1050 मिलीबार का प्रेशर था।
और कहीं पर 1020 मिलीबार का प्रेशर था, या मान लीजिए कि कहीं पर 1030 मिलीबार का प्रेशर था और कहीं पर 950 मिलीबार का ही प्रेशर था, तो यहां डिफरेंस कितने का है? केवल 30 मिलीबार का। और यहां डिफरेंस कितना है? ऑब्वियसली जहां पर डिफरेंस कम होगा वहां स्लोप कम होगा, और जहां डिफरेंस ज्यादा होगा वहां स्लोप बहुत ज्यादा होगा। तो हवाओं की गति पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है? प्रेशर ग्रेडियंट के बल की वैल्यू पर या दाबांतर पर। वहां एक पॉइंट लिखना, वायु की गति पूर्णतः दाब प्रवणता बल के मान, वायु की गति पूर्णतः दाब प्रवणता बल के मान अर्थात दाबांतर पर निर्भर करती है। स्पीड ऑफ द विंड कंप्लीटली डिपेंड ऑन द प्रेशर डिफरेंस और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। वायु की गति पूर्णतः दाब प्रवणता बल या दाबांतर पर निर्भर करती है। प्रेशर विंड स्पीड कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और प्रेशर डिफरेंस। तो पहला तो क्लियर हुआ कि हवा ज्यादा स्पीड से चलेगी या कम स्पीड से, इसका डिसीजन केवल कौन करेगा? प्रेशर डिफरेंस, दाबांतर। पर एक दूसरा फैक्टर है डायरेक्शन। जैसे देखना, हम ये अगर नॉर्मली देखें, हमारी पृथ्वी पर यहां लो प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, तो हवाएं हाई प्रेशर से हमारी पृथ्वी पर या तो हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलनी चाहिए थी, ये देखना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर से दक्षिण की ओर चलनी चाहिए थी, या तो हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर चलनी चाहिए थी। हाई प्रेशर है, या तो उत्तर से दक्षिण की ओर। हमारे पृथ्वी पर हवाएं ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी पृथ्वी पर हवाएं कभी ऐसी नहीं मिलती। उसका सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी का घूर्णन। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जब पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो जब इमेजिन करो कि कोई हवा ऐसे चलना चाहती हो, तो वह हवा अपने आप ही क्या कर देगी? मुंह कर जाएगी, और यहां पर उल्टी मुंह करती चली जाएगी। ये जो बल यहां महसूस हुआ पृथ्वी के घूर्णन के कारण, इसे कहा जाता है कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस फोर्स किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? और इस घूर्णन के कारण हवाओं के दिशा में, यहां फेरेल महोदय ने एक नियम बता दिया कि भाई ये जो बल है ना, इस बल के कारण पृथ्वी की जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में मुड़ती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की, पर अगर आप देखो रियल में तो वो एक ही हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो वह रियल में एक ही हैं, बट इसे फेरेल साहब के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग याद रखना है और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग। तो लिखेंगे दूसरा, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स, इसके कारण हवाओं की दिशा का निर्धारण होता है। ड्यू टू दिस फोर्स डायरेक्शन ऑफ विंड इज डिसाइडेड। इसके कारण हवाओं की दिशा का निर्धारण होता है, हवाओं की दिशा का निर्धारण होता है। यह बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। दिस फोर्स डेवलप ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। यह बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। दिस फोर्स डेवलप ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। फेरेल के नियम के अनुसार, फेरेल
ल। फेरेल के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द फेरेल लॉ, फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाई ओर मुड़ती हैं। अकॉर्डिंग टू द फेरेल लॉ, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड टर्न टूवर्ड राइट, while in the southern hemisphere it's turned toward left। फेरेल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाई ओर मुड़ती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाई ओर मुड़ती हैं। अब यहां उससे भी एक अद्भुत बात, अभी और छोटी सी बात है, ध्यान से सुनना, और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। पृथ्वी की घूर्णन शायद कई लोगों को लगता हो कि पूरी पृथ्वी एक स्पीड से घूम रही है, नहीं। यहां पृथ्वी की स्पीड सबसे ज्यादा होती है और यहां पृथ्वी की स्पीड सबसे कम होती है। तो पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन मैक्सिमम कहां पर है? ध्रुवों पर। ऐसा मत सोचना कि पृथ्वी पूरी मिट्टी और बंधी हुई है धातु के जैसी, वो ऐसा इमेजिन करो कि वो पूरी मिट्टी एक दूसरे से फ्री है, तो कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम स्पीड होना एक नॉर्मल बात है। हम ये ऐसा इमेजिन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम ये सोचते कि एक बॉल को घुमाया सर, तो एक बॉल तो एक जैसी घूमेगी ऊपर नीचे, क्योंकि बॉल एक प्लास्टिक की बनी हुई चीज है जो एक दूसरे से चिपकी हुई है। ये मिट्टी, ये मेटल, ये ग्रेनाइट्स, ये सब एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, बस एक साथ उपस्थित है, इसलिए वो सारी चीजें एक साथ अलग अलग स्पीड से घूम सकती है। तो फेरेल महोदय ये बताना चाह रहे हैं कि जहां पर इसका रोटेशन ज्यादा होगा वहां पर हवाओं की दिशा ज्यादा बदलेगी, और जहां रोटेशन कम होगा वहां हवाओं की दिशा में परिवर्तन। इधर ध्यान से देखना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, और अगर ये बात समझ में आ गई तो समझिएगा कि ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी अब रियल में समझ में आ रही है। हवा ऐसी होनी चाहिए थी क्योंकि यहां हाई प्रेशर है और यहां, लेकिन फेरेल के अकॉर्डिंग वह अपने दाई ओर घूमेगी। दाई ओर मतलब अगर कंफ्यूजन हो तो घड़ी की दिशा, क्या याद रखोगे? घड़ी की दिशा, जल्दी समझ में आएगा। घड़ी की दिशा में इमेजिन करो 6:30 बज रहे थे, घड़ी किधर जाएगी? ऊपर 7-8 की ओर, तो यहां दिशा में परिवर्तन इतना होगा। लेकिन यही घटनाक्रम यहां पर जब आएगा, कौन सा प्रेशर बेल्ट है वहां? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहां पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो हवाएं यहां इतनी नहीं बदलेगी, बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। फेरेल महोदय दो बातें बता रहे हैं, केवल ये नहीं बता रहे कि हवाओं की दिशा बदलेगी, बल्कि ये भी बता रहे कि हवाओं की दिशा कितनी बदलेगी। ध्रुवों पर हवाओं की दिशा और विषुवत रेखा पर हवाओं की दिशा, उसका सबसे बड़ा कारण है घूर्णन की स्पीड का कम और ज्यादा होना। क्लियर है पॉइंट? लिखना वहां। फेरेल के अनुसार यह परिवर्तन ध्रुवों पर अधिक और विषुवत रेखा पर कम होता है। अकॉर्डिंग टू फेरेल, लास्ट वाली लाली, अकॉर्डिंग टू फेरेल, लाली ने कॉपी सब बंद कर दी थी। मोक्ष मिल चुका है, अपने संघर्ष उसी दिन बंद करने हैं जिस दिन तुम्हें मिले कि मोक्ष का रास्ता खुल चुका है, और मुझे भी सूचित करे, मुझे भी प्रवेश करना है। लिख लेना, फेरेल के अनुसार विषुवत रेखा पर परिवर्तन कम, लेकिन ध्रुवों पर परिवर्तन अधिक होगा कोरियोलिस बल के कारण। अकॉर्डिंग टू फेरेल, दिस चेंज इज मिनिमम
on equator while maximum on pole due to Coriolis force. ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट था। बस एक छोटा सा आखिरी, तुमसे ज्यादा मुझे टेंशन है, इधर देखो, घड़ी की तरफ मत देखा करो, कैसे शरीर बनाया है, जल्दी से घड़ी की तरफ देखना। तीसरा आखिरी ना, घर्षण बल, ये हवाओं की गति को क्या करता है, कम कर देगा। दाब प्रवणता बल बढ़ा देता है, और फ्रिक्शनल फोर्स जब हवाएं चलेगी तो उसे जमीन का फ्रिक्शनल या अपनी हवाओं के ही फ्रिक्शनल का सामना करना पड़ेगा। इससे हवाओं की गति, तो बस एक लाइन में लिख देना, इसके कारण हवाओं की गति कम हो जाती है। ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज द स्पीड ऑफ विंड। हवाओं की गति कम हो जाती है। तो इसको प्रॉपर रिवाइज करना, क्योंकि कल में हम जितनी पौने पढ़ेंगे या जितनी चर्चाएं करेंगे उन तीनों नियमों का यहां योगदान रहेगा। कई सारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन देख रहे हैं लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और रिफर कोड। धन्यवाद।